नमस्ते। हम कक्षा 12वीं की वितान पुस्तक का पाठ 1 सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे हैं। ये हमारी वीडियो का दूसरा भाग है। पहली वीडियो में हम लेखक परिचय, पाठ का सार आदि समझ चुके हैं। अब इस पाठ में हम पढ़ेंगे इस पाठ का सार। तो चलिए पाठ का सार शुरू करते हैं। वाईडी पंत यानी यशोधर बाबू अपना काम करके फाइल बंद कर रहे थे। तभी उनकी नज़र दीवार घड़ी पर पड़ी जो 5:25 बजा रही थी। उनकी घड़ी 5:30 बजा रही थी। उनकी घड़ी को वो रेडियो से मिलाकर रखते थे, तो उन्होंने दफ्तर की घड़ी को सुस्त ठहरा दिया। फिर अपने मानहतों पर नजर डाली। मानहतों यानी उनके नीचे काम करने वाले लोगों पर, जो उनके कारण दफ्तर में 5 बजे से ज्यादा बैठते हैं। उनसे मजाक कर लेने से दिन भर के शुष्क व्यवहार का निपटारा किया जा सकता है। यह सीख उन्हें किशनदास से मिली थी। इसी सीख के चलते उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। फिर चड्डा बोला, एज यूजुअल बड़े बाऊ, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है? वक्त सही देती है? चड्डा यशोधर जी की घड़ी को चूनेदानी कहता है, जिसका पहनावा यशोधर जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। फिर पंत जी ने बोला, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्डा ने फिर अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए पंत जी का हाथ पकड़ लिया। अब पंत जी ने ऐसी चीजों का विरोध करना छोड़ दिया है। वे ऐसा नहीं करते थे जब किशनदा उनके साहब थे। वे उन्हें साहब कहते थे और समझते भी थे। घड़ी को देखकर फिर चड्डा बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाऊ यह तो। आप तो डिजिटल ले लो एक जापानी, सस्ती मिल जाती है। तभी यशोधर जी बोले, यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? फिर वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं। जब कोई नहले पे ढहला जवाब देता था तो यह परंपरा थी कि एक हाथ आगे बढ़ा देने पर दूसरा उस पर ताली मारता था। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने अपनी मैट्रिक्स की परीक्षा पास की थी। यशोधर बाबू अपनी मैट्रिक्स की परीक्षा पास करके रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आए थे। यहाँ उन्होंने किशनदा के यहाँ शरण पाई थी। किशनदा कुंवारे थे। वो पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़कों को ठीक ठिकाना देते थे। उनका घर मैस के जैसा था, मिलकर लाओ, पकाओ और खाओ। जब पंत यशोधर पंत जी किशनदा के यहाँ आसरा ढूंढने गए थे तो उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, जिसके कारण कोशिशों के बावजूद भी उनकी बॉय सर्विस नहीं लग पाई थी। तभी किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया था। उन्होंने यशोधर जी को 50 रुपए उधार भी दिए थे, ताकि वो अपने लिए कपड़े बनवा सकें और गांव पैसे भिजा सकें। इसके बाद किशनदा ने यशोधर जी को अपने नीचे नौकरी दिलवा दी थी और फिर दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन भी किया था। फिर चड्डा बोला, बड़े बाऊ, आप किन ख्यालों में खो गए? मैनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? तभी यशोधर जी ने अपना हाथ चड्डा के हाथ से लिया और बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। ये सुनते ही मैनन ने यशोधर जी को सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। फिर यशोधर बाबू खुश होकर शर्माए और फिर खुश हुए। यह कला उन्होंने किशनदा से सीखी थी। फिर चड्डा ने भगवान दास को बुलाया ताकि वो यशोधर जी से पैसे लेकर उनके चाय पानी की व्यवस्था कर सके। तभी यशोधर जी बोले, अरे ये सिल्वर वेडिंग वगैरह जैसी चीजें गोरे लोगों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी नहीं मनाते हैं ये। फिर उन्होंने 10 रुपए का नोट दिया और बोले, अगर आप चाय वगैरह पियेंगे तो वो दैट टू आई डोंट माइंड, पर जो चीजों का चलन हमारे यहाँ नहीं है
उसे करना मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। फिर चड्डा ने बोला कि कम से कम 30 रुपए तो दीजिए ताकि हम लोगों का चुग्गे भर का नाश्ता हो पाए। चुग्गे भर का मतलब जैसे चिड़िया चुगती है जितना, उसको बोलते हैं चुग्गा। तो फिर क्योंकि सबको पता है कि यशोधर बाबू अपने पर्स में 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं, क्योंकि उनका दिन भर में कोई खर्चा नहीं होता, वो ऑफिस पैदल आते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसे तो होंगे ही सही। तो फिर यशोधर जी अपने पर्स में से 10-10 के 2 नोट और निकाल देते हैं, क्योंकि सबको पता है वो पैदल आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आना तो साइकिल से चाहते हैं, पर उनके बच्चे उन्हें साइकिल से जाने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि साइकिल से तो चपरासी जाते हैं। उनके बच्चे चाहते हैं कि उनके पिता स्कूटर ले लें, पर यशोदा जी को स्कूटर समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। वहीं वो कार का सपना भी नहीं देखते, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर यशोधर बाबू वहां से निकल आए, क्योंकि मानहतों से मजाक करना किशनदा की परंपरा में है, पर उनके साथ चाय पीना और गप्पे लड़ाना उनकी परंपरा का हिस्सा नहीं है। फिर वो वहां से बिरला मंदिर गए और उद्यान में बैठकर प्रवचन सुना। यह उनकी पत्नी और बच्चों को अखरता है, पर किशनदा के अनुसार सिद्धांत के धनी व्यक्ति की यही पहचान होती है। फिर वो वहां से पहाड़गंज जाते हैं घर के लिए सब्जियां लाने, और फिर घर 8 बजे पहुंचते हैं। आज आते समय उनकी निगाह उस जगह पर पड़ी जहां पर पहले किशनदा का घर हुआ करता था। नवीनीकरण के चलते कई जो घर हैं, कई क्वार्टर टूट रहे हैं, उनका क्वार्टर भी टूटने वाला है। उन्हें कई बार दूसरे अच्छे D2 टाइप के क्वार्टर्स में रहने की बात या फिर ऐसा सुझाव मिले हैं, मगर उन्होंने कभी भी अपने गोल मार्केट को छोड़कर जाने का नहीं सोचा है। उन्होंने अपनी बस्ती में उन बचे हुए क्वार्टरों में से एक क्वार्टर अपने नाम करवा लिया है, ताकि उन्हें अपना इलाका छोड़ के जाना ना पड़े। जब उनकी पत्नी उनसे कहती है कि ये क्वार्टर भी जब टूट जाएगा तब क्या करेंगे, तो वो कहते हैं तब की तब देखी जाएगी। सच तो यह है कि यशोधर जी की अपनी पत्नी बच्चों से नहीं बनती है। यशोधर जी के घर में उनकी पत्नी और 4 बच्चे हैं, 3 लड़के और 1 लड़की। उनका बड़ा बेटा महीने के 1500 रुपए कमाता है, जो यशोधर जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। दूसरा बेटा IAS देने की तैयारी कर रहा है, पहले भी दे चुका है। माना कि लिस्ट में बहुत नीचे आया था, पर नौकरी करनी थी तो तभी कर लेता, पर अब फिर से वो उसी चीज को दोबारा कर रहा है। जो तीसरा बेटा है वो स्कॉलरशिप लेकर विदेश चला गया है। उनकी इकलौती बेटी ने सारे रिश्ते ठुकरा दिए हैं शादी के, और अब अमेरिका में डॉक्टर बनने के लिए जाने की धमकी देती है। यशोधर जी को अपने बच्चों की तरक्की से खुशी है, पर वहीं वो कहते हैं कि ऐसी खुशी भी किस काम की जो अपनों में परायापन पैदा कर दे। फिर वो अपनी पत्नी के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा अपने बच्चों की तरफदारी करती है और यशोधर जी से शिकायत करती है कि उन्हें संयुक्त परिवार में बहुत कष्ट भोगने पड़े, कोई आज़ादी नहीं मिली, बहुत ढोंग ढकोसले करने पड़े जो अब वो नहीं करेंगी। उनकी पत्नी धर्म, कर्म, कुल परंपरा आदि को ढोंग ढकोसला कहती है, और यह कहती है कि अब उनसे ये नहीं होगा। तो यशोधर बाबू उन्हें बोलते हैं, शानल्य बुढ़िया, चटाई का लहंगा, बूढ़ी मुंह मुहासे, लोग करे तमाशे। वो अपनी पत्नी के विरोध को मजाक में उड़ा देते हैं। वो सोचते हैं कि वो किशनदा की तरह कुंवारे रहते, पर यह भी सोचते हैं कि घर परिवार बच्चे न होने पर किशनदा का क्या हाल हुआ। उन्होंने जब वो रिटायर हुए तो किसी ने उनकी मदद नहीं करी, किसी ने उन्हें आसरा नहीं दिया, स्वयं
यशोधर बाबू ने भी उन्हें मदद नहीं दी। फिर रिटायरमेंट के कुछ महीनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब किसी से मृत्यु का कारण पूछा तो बताया गया जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ होगा से उनकी मौत हो गई। इसलिए यशोधर बाबू कहते हैं कि बच्चे और परिवार भी होना बहुत आवश्यक है। यशोधर बाबू यह बताते हैं कि उनके मर्यादा पुरुष किशनदा से उन्होंने सुना है कि बच्चों को अपनी जवानी में मस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर कोई समझ जाता है, हर किसी को समझ आ जाती है। उन्होंने भी बहुत मस्ती की थी। किशनदा कहते थे कि जब तक बाप है तब तक कर लो मजा, क्योंकि वो आपको संभाल लेगा। पर यशोधर जी को यह मौका मिला ही नहीं, क्योंकि जब वो मैट्रिक्स में पढ़ रहे थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था, जिस वजह से उनके ऊपर घर का बोझ आ गया था। तो ये सब करने का मौका उन्हें मिला नहीं, इसी वजह से वो इसका मजा जानते नहीं। जब उनके बच्चे ऐसा कुछ करते हैं तो उनको वो समझ आता नहीं। किशनदा कहते थे कि रिटायरमेंट के बाद पुश्तैनी घर में रहना चाहिए, पर यशोधर जी का पुश्तैनी मकान टूट फूट गया है, उस पर कई लोगों का अधिकार है, इसलिए उसमें रहना मतलब परेशानी मोल लेना है। उनकी पत्नी उन्हें भविष्य को लेकर उनसे पूछती हैं कि उन्होंने कुछ सोचा है कि नहीं, तो वो कहते हैं अभी भी यही सोचते हैं कि उनका कोई बेटा सरकारी नौकरी में लग जाए तो उन्हें ये क्वार्टर छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब उनकी पत्नी उन्हें हर सिरे से सोचने के लिए, हर तरह से सोचने के लिए कहती है, तो वे कहते हैं कि हर सिरे से सोचना मेरा धर्म नहीं। फिर यशोधर बाबू वापस अपने ख्यालों से निकलकर बाहर आ जाते हैं और फिर वो बिरला मंदिर जाते हैं। वहां पर आशीर्वाद का एक फूल अपनी चोटी में लगाकर परमात्मा का ध्यान कर प्रवचन सुनने लगते हैं। उनका मन प्रवचन सुनने में नहीं लगता है, क्योंकि वो कोई धार्मिक इंसान नहीं है। वो ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किशनदा ने उन्हें करने को कहा था। उनका खुद से कोई मन नहीं करता। फिर जब उन्हें प्रवचन सुनते सुनते एक शब्द समझ में आया, जनार्दन, तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद आ गई, जो बीमार हैं। वे उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हैं, पर उनकी बीवी बच्चों को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पिता वहां जाकर पैसे खर्च कर देंगे। यशोदा जी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी रिश्तेदारी निभाएं और उसे समझे। बच्चों को ये सब पसंद नहीं आता। बड़ा बेटा अपने पिता को पैसे देने से मना कर देता है, कहता है कि पैसे बुआ को देने के लिए मैं आपको नहीं दूंगा। तब यशोदा जी कहते हैं कि वो भी पैसे कमाते हैं और बोलते हैं हमारा तो सेब ही ऐसा है, ऐसा देखा ठहरा। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। यशोधर जी स्वीकारते हैं कि उनमें कुछ परिवर्तन आए हैं। वो कहते हैं कि ये उम्र के कारण है। वो वानप्रस्थ पर जाना चाहते हैं, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। फिर वो वापस हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि पहले जब किशनदा थे तो वे उनके क्वार्टर में हाजिरी लगाने जाया करते थे। स्वयं वो भी सुबह सैर से लौटते समय यशोधर बाबू के घर आकर हेल्दी वेल्दी एंड वाइज बन रहा है ना भाऊ, कहना नहीं भूलते थे। भाऊ, यह शब्द यशोधर जी को बहुत अच्छा लगता था। उन्हें अच्छा लगता था कि कोई उन्हें भाऊ कहे। उन्हें किशनदा की वो सुबह की छवि याद है। वो कुर्ते पजामे के ऊपर ऊनी गाउन, सिर पर विलायती टोपी, पाँव में खड़ाऊ और हाथ में एक छड़ी कुत्तों को भगाने के लिए। किशनदा जब थे तो वे कई धार्मिक कार्यक्रम करते थे और यशोधर जी को भी यही चीज उन्हें विरासत में दी थी। उनके बच्चों और पत्नी को उनका इन कार्यों में हिस्सा लेना अच्छा नहीं लगता था। उन्हें दो चीजें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इन चीजों में फिजूल खर्ची होती है और इन चीजों में बहुत शोर होता है, जो उनके बच्चों को और उनकी पत्नी को नहीं पसंद था। यशोधर जी चाहते थे कि उनके बच्चे उनका आदर करें,
उनसे सब पूछें जैसे वो किशनदास से पूछते थे। पर यशोधर जी डेमोक्रेट बाबू हैं। वो नहीं कहते कि उनके बच्चे उनकी कही हर बात पत्थर की लकीर की तरह भी माने। यशोधर जी को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर खुद यह कहते कि वो दूध, राशन, दवा, दालें, सब्जी, कोयला लाने का काम खुद करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनके बच्चे आपस में ही लड़ने लग गए, तो उन्होंने यह काम खुद ही स्वीकार कर लिया। फिर जब वो वापस वर्तमान में आ गए, जब वो सब्जी लेकर अपने घर आए, तो उनके घर को पहचान ही नहीं पाए। जब बाहर उन्होंने नेम प्लेट देखी अपने नाम की, तब समझ में आया उन्हें कि ये उन्हीं का ही घर है। उन्होंने अपने से पूछा, क्यों आज मेरे क्वार्टर में यह क्या हो रहा होगा? उसका जवाब भी उन्होंने अपने को दिया, जो करते होंगे ये लौंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। आधुनिक किस्म के अजनबी लोगों की भीड़ देखकर यशोधर बाबू अंधेरे में ही दुबके रहे। फिर यशोधर बाबू का ध्यान गया कि उनकी पत्नी और बेटी कुछ मेम साहबों को विदा कर रही हैं। उनकी पत्नी ने लिपस्टिक लगा रखी थी और बालों को कलर किया हुआ था। उनकी बेटी ने जीन्स और स्लीवलेस टॉप पहना हुआ था। ये दोनों ही चीजें यशोधर जी को समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, पर उनकी बेटी बड़ी जिद्दी है और उसे जो करना होता है वो करती ही रहती है। फिर थोड़ी हिम्मत करके यशोधर जी अंदर गए, तो बड़ा बेटा उनसे बोलता है और पूछता है, अपनी सिल्वर वेडिंग के दिन कौन इतना लेट आता है? मेरे बॉस को आपसे मिलना है। तो यशोधर जी हंसकर बोले, हमारे यहाँ सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी? तब चंद्रदत्त बोलता है, जब से तुम्हारा बेटा महीने के 1500 कमाने लगा है। फिर वो ख्यालों में खो गए। जब उनके बेटे गैस का चूल्हा जुटाकर लाए थे, तब उन्हें वो समहाउ इम्प्रॉपर लगा था, क्योंकि उस पे बनी हुई रोटी उन्हें रोटी जैसी नहीं लगती थी। फिर जब उनके घर में फ्रिज आया, तो उन्हें फ्रिज भी समहाउ इम्प्रॉपर लगा, क्योंकि वो एक अस्वस्थ आदत को अपनाने के लिए कहता है, यानी खाना बनाओ, रखो और फिर बाद में खाओ। ये सब उन्हें अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो उसे समहाउ इम्प्रॉपर कहते थे। वहीं यह कहने से भी नहीं थकते थे कि अगर उनके घर में ये सामान ना होता तो वो चपरासी श्रेणी के माने जाते। फिर वो ये भी सोचते हैं, अपनी सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी देखकर यशोधर बाबू को वो समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। तभी उन्हें इस बात का संतोष भी होता है कि जिस अनाथ यशोधर बाबू के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, आज उसकी सिल्वर वेडिंग में केक है, 4 तरह की मिठाई है, 4 तरह की नमकीन है, फल हैं, कोल्ड ड्रिंक है, चाय है और सब कुछ मौजूद है। यानी वो हर चीज में उन्हें कुछ ना कुछ कमी लगती है, वहीं कहीं ना कहीं उसकी कुछ खासियत भी लगती है। फिर भूषण ने अपने पिता को अपने दोस्त से मिलवाया, तो यशोधर जी ने सबको थैंक यू बोला और बोला, वाई.डी. पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण्स फादर। यह कहकर उन्होंने खुद को इंट्रोड्यूस किया। वो उनकी यह कोशिश थी कि वो सबको बताना चाहते थे कि वो संस्कारी कुमाऊनी है, तथापि विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। यानी वो ट्रेडिशनल भी हैं और वो फॉरेन की चीज़ों को भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल करते हैं। फिर उनके बच्चों ने उन्हें केक काटने के लिए बुलाया, पर वो नहीं आए। फिर उनकी बेटी उनका हाथ पकड़कर उन्हें ले आई। फिर उन्होंने केक काटा। जब उन्हें केक खिलाया जा रहा था, तो उन्होंने केक खाने से मना कर दिया और बोला कि केक में तो अंडा होता है। तभी किसी ने उन्हें याद दिलाया कि वो तो नॉन वेजिटेरियन है। फिर किसी ने उन्हें लड्डू खिलाने की कोशिश करी, तो उन्होंने बोला कि मैंने अभी पूजा नहीं करी। फिर भूषण ने कहा कि जाइए पहले पूजा करके आइए। फिर वो पूजा करने गए। 10-15 मिनट की पूजा को उन्होंने 25 मिनट तक खींच लिया। फिर वो वापस कहीं खो गए।
वो फिर सोचने लगे कि हर 4 बजे किशनदा उनके घर चाय पीने आते थे। ध्यान लगाते समय उन्हें किशनदा दिखाई दिए। उनसे कुछ पूछना चाहते थे पर पूछ नहीं पाए। फिर वो बाहर जब आए जब बहुत सारे लोग चले गए थे। उन्होंने पूछा कि क्या सब लोग चले गए? तब उन्हें बताया गया कि कुछ लोग चले गए, कुछ लोग अभी भी हैं। फिर वो गमछा पहनकर पार्टी में आए। यह अंदाज किशनदा का था। उनके बच्चों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। फिर उन्हें तोहफे दिए गए। उन्होंने तोहफे लेने से इनकार भी किया, पर भूषण ने कहा कि ये सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उनको दिया और बोला, इसे तो ले लीजिए, यहाँ मैं आपके लिए लाया हूँ। ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा, फटा पुलोवर पहन के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। आप इसे पहनकर जाया कीजिएगा। फिर उन्हें वो ड्रेसिंग गाउन पहना दिया गया। थोड़ी सी नानुकर करने के बाद में जब उन्हें वो ड्रेसिंग गाउन पहना दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू आने के 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये कि उनका बेटा उन्हें ड्रेसिंग गाउन दे रहा है क्योंकि वो सुबह दूध लेने जाते हैं। उसने ये नहीं कहा कि आप घर में ही रहिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आऊँगा, बल्कि ये कहा कि आप इसे पहनकर दूध लेने जाया कीजिए क्योंकि ये अच्छा नहीं लगता। वहीं उन्हें दूसरी चीज़ ये भी लगी होगी कि उस गाउन को पहनकर उन्हें किशनदा की याद आ गई होगी और ये याद आ गया होगा कि जिनकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। इन 2 कारणों में से कोई एक कारण की वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो इस तरह से हमारा पाठ खत्म होता है। ये पाठ काफ़ी लंबा है क्योंकि इसमें एक वर्णन तो एक ही दिन का है, पर उस एक दिन में यशोधर जो बाबू हैं हमारे इस पाठ के मुख्य पात्र, उन्होंने कई चीज़ों को याद किया है। इसमें उनकी कई स्मृतियाँ हैं, जिस वजह से ये पाठ थोड़ा बड़ा हो गया है। इसकी वीडियो भी बड़ी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सब कुछ आपको समझ में आ गया हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और ऐसी और वीडियो के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।